बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और वीरान रेगिस्तान में 10 गांव बिखरे हुए थे, जैसे धूल भरे नक्शे पर भूले बिसरे निशान। वह जमीन सूखी थी, न पेड़ थे, न पानी, और सूरज ऊपर से किसी श्राप की तरह जलता था। वहाँ रहने वाले लोग बेहद गरीब थे, भूखे, प्यासे और निराश। लेकिन जिंदगी को और भी बदतर बना रहे थे इन गांवों के सरदार। हर एक सरदार बेरहमी, दौलत और ताकत से राज करता था। उनके पास सारा खाना, सारा पानी और सारे हथियार थे। गरीबों को कीड़ों की तरह समझा जाता, मन बहलाने के लिए पीटा जाता, बोलने पर सजा दी जाती और गुलामों की तरह काम करवाया जाता। फिर एक मनहूस रात सब कुछ बदल गया। अचानक कहीं से एक रहस्यमयी महिला डाकू प्रकट हुई। काले कपड़ों में, तेज घोड़े पर सवार, और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। उसने अमीरों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। उसने गांव के सरदारों को एक एक करके लूटा। सोना गायब हो गया, छुपाया गया खाना चोरी हो गया, और उनके पहरेदार उसे देख तक न सके। वह तेज, चालाक और खतरनाक थी। लोगों ने उसे डाकू रानी कहना शुरू कर दिया, डाकुओं की रानी। डर रेतीले तूफान की तरह फैल गया। डर था और उलझन भी। डाकू रानी एक ऐसी परछाई बन चुकी थी जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था। 10 गांवों के सरदार अब सोने के सिंहासनों पर बैठे नहीं थे, वे कांप रहे थे। यह औरत कौन थी? वह उनके सामने से कैसे चोरी कर रही थी? लोग उसका नाम फुसफुसाकर लेते थे, डर में और उम्मीद में। सरदारों ने तारों के नीचे एक गुप्त बैठक की। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, ठंडी रेगिस्तानी रात के बावजूद पसीने से तर थे। हमें उसे पकड़ना ही होगा, एक सरदार गुर्राया, इससे पहले कि वह हमारे खजाने खाली कर दे। उन्होंने पहरेदार भेजे, उन्होंने गांव वालों से सवाल किए, उन्होंने कुछ को तो यातना भी दी। उम्मीद थी कि कोई कुछ बताएगा, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आई है। ऐसा लग रहा था जैसे खुद रेगिस्तान उसे बचा रहा हो। हताश और गुस्से में आकर नेताओं ने आखिरी फैसला लिया, शहर की पुलिस को बुला। एक हफ्ते बाद जीपें रेगिस्तान में घुस आईं, रेत के गुबार उड़ाते हुए। शहर की पुलिस सायरनों, बंदूकों और लंबे कोटों के साथ पहुंची। उनका प्रमुख तेज निगाहों वाला अफसर इंस्पेक्टर रणवीर कमान संभालता है। वो एक गांव से दूसरे गांव गया, सबसे पूछताछ करता रहा। डाकू रानी कौन है, वो बार बार पूछता। वो कहाँ छिपी है? लेकिन गरीब गांव वाले बस सिर हिला देते। उन्हें सच में कुछ नहीं पता था, या शायद वो बताना नहीं चाहते थे। इंस्पेक्टर रणवीर ने ये महसूस कर लिया। उसने अपनी टीम से धीरे से कहा, ये कोई आम डाकू नहीं है। लोग उससे डरते हैं, लेकिन उसे बचाते भी हैं। पुलिस शहर लौट गई, खाली हाथ, बेइज्जत होकर। उनके पास न कोई जवाब था, न कोई सुराग, और न ही कोई अंदाजा कि डाकू रानी कौन थी या वह रेगिस्तान में भूत की तरह कैसे घूमती थी। लेकिन दहशत अब भी बरकरार थी, खासकर गांव के नेताओं की कोठियों में। उन्हें सबसे ज्यादा जो चीज हिला रही थी वो चोरी नहीं थी, बल्कि वो जो अब होने लगा था। एक सुबह गरीब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजों पर आटे की बोरियां, पानी के मटके, गर्म कंबल और ताजे फल रखे हुए थे। न कोई नाम, न कोई चिट्ठी, सिर्फ हर चीज पर एक छोटा सा निशान बना हुआ था, एक स्कार्फ में लिपटा हुआ आधा चांद। डाकू रानी का निशान। फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं। गरीबों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौट आई। सालों बाद पहली बार उनके पास खाना था। भूख का डर खत्म हो गया था, लेकिन नेता कांप रहे थे। उनकी ताकत फिसल रही थी। भूखे लोगों पर उनका कंट्रोल सूखी रेत की तरह बिखर रहा था। गुस्से से भरे वे फिर इकट्ठा हुए। उसे रोका जाना ही होगा, इससे पहले कि हम सब कुछ खो दें, वे चिल्लाए। उनमें से सबसे हिम्मती नेता भैरव सिंह खड़ा हुआ और गरजा, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक डाकू रानी को अपने हाथों से मार न दूं। वह अपने सबसे अच्छे पहरेदारों के साथ रेगिस्तान में निकल पड़ा। अगली सुबह सिर्फ पहरेदार लौटे। भैरव सिंह की बेजान लाश रेत पर पड़ी थी, आंखें खुली हुई, होंठ हमेशा के लिए बंद। उसके सीने पर वही निशान था, स्कार्फ में लिपटा आधा चांद। एक एक करके दूसरे नेताओं ने भी उसे पकड़ने की कोशिश की। एक एक करके वे गायब हो गए। कुछ दिन बाद मिले, रेत में दबे हुए, सिर्फ उनके जूते बाहर थे। कुछ तो कभी मिले ही नहीं। रेगिस्तान अब डाकू रानी का राज्य बन चुका था। अब सिर्फ 2 नेता बचे थे, डरे हुए, डर के मारे एक आंख खोलकर सोते थे।
उनके 8 साथी तानाशाह एक एक करके गिर चुके थे, बेरहमी से, बिना कोई निशान छोड़े। बेक्सी में उन्होंने एक बार फिर शहर की पुलिस को बुलाया। इस बार सरकार ने विशेष कमांडो भेजे, पूरी तरह हथियारों से लैस, दिन रात चौकन्ने, हर दीवार, हर कमरे की रखवाली करते हुए। वे दो नेता चलते नहीं थे, छिपते थे, बोलते नहीं थे, फुसफुसाते थे। लेकिन बाहर गांवों में कुछ और हो रहा था। लोग अब डर नहीं रहे थे, वे आशावान थे। हर दिन नया खाना आता, साफ कपड़े दिखाई देते, बीमारों तक दवाइयां पहुंचती, किसी को नहीं पता कैसे, लेकिन जो रेगिस्तान कभी क्रूर और खामोश था, अब दयालु बन गया था। कुछ बदल गया था। और फिर एक सुबह एक आदमी जो अकेला रेत में चल रहा था, अचानक रुक गया। उसने दूर कुछ अजीब देखा। रेत में आधा दबा हुआ एक लकड़ी का फ्रेम था। उसने उसे बाहर निकाला। वह एक तस्वीर थी, पुरानी, धूल से ढकी, धूप से फीकी पड़ी हुई, लेकिन पहचानने लायक साफ। उसने दूसरों को बुलाया और जल्द ही 10 गांवों के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, उनकी आवाजें अविश्वास से धीमी थीं। ये तो वही है, किसी ने फुसफुसाया। वह तस्वीर राशिद बाबा की थी, एक बुद्धिमान और ईमानदार इंसान जो 10 साल पहले इस इलाके में रहते थे। वो सच का इंसान था, गरीबों की आवाज और भ्रष्ट नेताओं का डरावना सपना। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी, रहस्यमय तरीके से मारे गए थे और उनकी मौत की सच्चाई को दफना दिया गया था, बिल्कुल उनके नाम की तरह। गांव में सरसराहटें गूंज रही थीं, जब रेगिस्तान में राशिद बाबा की पुरानी तस्वीर खड़ी थी, अतीत की एक खामोश गवाही। जैसे जैसे लोग बातें करने लगे, उनकी मौत की कहानी खुलने लगी, एक ऐसी दास्तान जो हुनर और त्रासदी दोनों से भरी थी। राशिद बाबा कोई आम आदमी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी थे, ऐसे इंसान जो कठोर रेगिस्तान से परे देख सकते थे और अपने लोगों के लिए समृद्धि का सपना देखते थे। उन्होंने गांवों में बिजली लाने की कोशिश की, एक तोहफा जो उनकी रातों को रोशन कर सकता था। उन्होंने धरती के गर्भ से पानी निकालने की योजना बनाई, ताकि लोगों की कभी न खत्म होने वाली जंग खत्म हो सके। उन्हें पता था कि इन दो चीजों से गरीब इज्जत के साथ जी सकते हैं। लेकिन जो लोग लोगों की तकलीफों से फल फूल रहे थे, जो पानी, खाना और ताकत पर काबू रखते थे, उन्होंने उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने चेतावनियां दी, धमकियां भेजी, लेकिन राशिद बाबा पीछे नहीं हटे। वे डटे रहे, बहादुर थे। एक मनहूस दिन जब वे अपने काम से लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी झोपड़ी की जमीन पर बेसुध पड़ी है। उनके बच्चे रो रहे थे, मासूम चेहरे खौफ से भरे हुए थे। उनके बूढ़े माँ बाप रो रहे थे, अपने नुकसान के सामने बेबस थे। लेकिन इस गम के बावजूद राशिद बाबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। दिन बीतते गए और वे फिर अपने काम में लग गए। लेकिन फिर एक और बार, एक रात उनके बच्चे गायब हो गए। उन्होंने दिन रात ढूंढा, दिल टूटता रहा जब वे रेगिस्तान में उनके नाम पुकारते घूमते रहे। अंतहीन रेत ने उनकी उम्मीदें निगल ली। दिन हफ्तों में बदल गए। आखिरकार उन्होंने उन्हें पाया। उनके बच्चों की लाशें रेत में पड़ी थीं, यातना दी गई, बेइज्जत की गई और मार डाले गए। उनकी मासूमियत छीन ली गई थी और साथ ही राशिद बाबा का दिल भी टूट गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें दोबारा चेतावनी दी गई, अपने प्रोजेक्ट बंद करो वरना और बुरा होगा। लेकिन राशिद बाबा नहीं रुके। वे रुक ही नहीं सकते थे। उन्होंने कसम खाई कि वे अपना मिशन पूरा करेंगे, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। लेकिन एक रात जब वे अपने सपने के सबसे करीब थे, वे गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई, कुछ कहते हैं कि वे रेगिस्तान में खो गए, एक भूत बनकर जो इंसाफ के लिए लड़ा करता था। और अब 10 साल बाद उनकी तस्वीर फिर से सामने आई थी। उनकी विरासत अधूरी थी। उनके सपने अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थे। और कहीं रेगिस्तान के दिल में डाकू रानी उनकी बदला ले रही थी। रेगिस्तान जो बहुत समय से दर्द और खामोशी की जगह बना हुआ था, अचानक हंसी और संगीत की आवाजों से गूंज उठा। गांव वाले जो अब भूख और सजा के डर से आजाद हो चुके थे, एक मेले में इकट्ठा हुए। यह उम्मीद का जश्न था, एक ऐसा जश्न जो सालों से खो गया था। बाजार रंग बिरंगे सामानों से भरा हुआ था। दुकानदार खिलौने, चूड़ियां और मिठाइयां बेच रहे थे। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, उनके चेहरे खुशी से रंगे हुए थे, उनके मन हल्के हो गए थे।
हंसी की गूंज हवा में फैल रही थी जब परिवार एक साथ बैठे थे, शांति के इस दुर्लभ पल का आनंद ले रहे थे। लेकिन इस जश्न के बीच भी डर की परछाई मंडरा रही थी। बचे हुए 2 गांवों के नेता अपनी हवेलियों में छुपे हुए थे, खामोशी में कांपते हुए। वे अपने घरों से बाहर निकलने से इनकार कर चुके थे, डरते थे कि डाकू रानी का गुस्सा अब उन पर टूट पड़ेगा। उनके घरों की हवा भी डर से भारी थी। उन्होंने कानाफूसियां सुनी थीं, धमकियां। डाकू रानी उनके लिए भी आने वाली थी, बस वक्त की बात थी। लेकिन जहां नेता डरे हुए थे, वहीं गांव वालों के मन बंटे हुए थे। कुछ लोग अब भी डाकू रानी और राशिद बाबा के बीच का संबंध नहीं समझ पा रहे थे। वे दुखी थे, उस बहादुर इंसान की दुखद कहानी से भावुक हो उठे थे जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस रहस्यमय लुटेरी और उस आदमी की कहानी आपस में कैसे जुड़ी हो सकती है। पर बाकी लोग बिल्कुल यकीन से कह रहे थे, डाकू रानी का रिश्ता राशिद बाबा से जरूर है। उसका मकसद बदला लग रहा था। वह बहुत निजी था, बहुत सटीक। और कौन जान सकता था वह दर्द और गुस्सा जो राशिद बाबा ने महसूस किया होगा। जैसे जैसे मेला तपते रेगिस्तानी सूरज के नीचे चलता रहा, डाकू रानी अपनी अगली चाल की योजना बना चुकी थी। अंधेरे में वह दूर से जश्न को देख रही थी। उसका दिमाग पहले जितना तेज था। उसके पास एक गुप्त योजना थी, एक ऐसी योजना जो बचे हुए 2 नेताओं और उनके भ्रष्ट शासन का अंत कर देगी। उस रात जब मेला रात में भी चलता रहा, आगे आसमान में चमक रही थीं और लोग अपनी खुशियों में खोए हुए थे, डाकू रानी के लोग चुपचाप दोनों नेताओं के घरों में दाखिल हो गए। वे जानते थे कि आज रात मेले की इस अंधेरी चहल पहल में वे अपना आखिरी वार करेंगे। और जब चांद रेगिस्तान के ऊपर ऊंचा चमकने लगा, तो नेताओं को पता चलने वाला था कि कोई भी इंसाफ से नहीं बच सकता, चाहे वो कितनी भी ऊंची दीवारें बना लें, चाहे कितने भी पहरेदार रख लें। रेगिस्तान की हवा में उत्साह की बिजली सी दौड़ रही थी। जब गांव वाले मेले में इकट्ठा हुए, तो मेले के नेता ने एक छोटे से मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि हर कोई सुन सके। उसकी बातें भीड़ में गूंज उठीं, हर कान तक पहुंची और लोगों के दिलों के भीतर कुछ गहरा हिला गईं। रेगिस्तान के लोगों, मेरी बात सुनो। आज हम एक साथ खड़े हैं। आज हम उस जुल्म के खिलाफ एकजुट हैं जिसने हमें बहुत समय से दबाया हुआ था। हमने सालों तक तकलीफें सही हैं, लेकिन अब और नहीं। हम अपने अधिकार मांगेंगे। हम उसके लिए लड़ेंगे जो हमारा हक है। हमारी ताकत हमारी एकता में है। तालियों और जयकारों की लहर भीड़ में दौड़ गई। लोग प्रेरित हो गए थे, उनका हौसला बुलंद था क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि वे अब बेबस नहीं हैं। उनकी आवाज सुनी जा सकती है। उनकी ताकत सिर्फ उनके हाथों में नहीं, बल्कि उनके इंसाफ के लिए खड़े होने के इरादे में थी। और फिर जैसे ही हवा उम्मीद की नई खुशबू से भर गई थी, शहर से एक अफसरों का दल वहां पहुंचा। वे अपने साथ बदलाव का वादा लेकर आए थे। भीड़ हैरान रह गई जब उन्होंने देखा कि शहर के अधिकारी अपने तंबू लगा रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं। वे स्कूल बनाने आए थे, रेगिस्तान में पहली बार स्कूल। हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, अगली पीढ़ी को शिक्षित करेंगे और उन्हें वह ज्ञान देंगे जिसके वे हकदार हैं, शहर के नेता ने ऐलान किया। भीड़ खुशी से झूम उठी। शिक्षा का विचार अंधेरे में एक रोशनी की तरह कुछ ऐसा था जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नेताओं ने ज्ञान पर अपना क्रूर नियंत्रण रखकर लोगों को अनजान बनाए रखा था, लेकिन अब शिक्षा के साथ संभावनाएं अनगिनत लग रही थीं। भी अफसरों ने यह भी घोषणा की कि वे गांवों में बिजली लाएंगे, वही सपना जिसे राशिद बाबा ने अपने दुखद अंत से पहले पूरा करने की कोशिश की थी। और इससे भी बड़ी बात, उन्होंने यह भी बताया कि वे पानी के प्लांट बनाएंगे जो इतिहास में पहली बार रेगिस्तान में साफ पानी लाएंगे। लोग खुशी से नाच उठे, उनके दिल उम्मीद से भरे हुए थे। बदलाव आ रहा था और नेताओं का डर का शासन अब खत्म होने वाला था। लेकिन जब मेला नई उम्मीदों और भविष्य के वादों से भरा हुआ था, तभी छाया में डाकू रानी दूर से सब कुछ देख रही थी। उसने लोगों में बढ़ती एकता देखी थी। उसने अधिकारियों के किए गए वादे सुने थे। और जितना वह चाहती थी कि लोग आजाद हो जाएं, वह जानती थी कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। 2 बचे हुए नेताओं को अभी भी सजा मिलनी बाकी थी और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उसी की थी। उस रात जब मेला समाप्त हुआ, डाकू रानी ने अपनी अंतिम योजना पर अमल शुरू कर दिया। नए आरंभ का उत्सव था। डाकू रानी चुपचाप परछाइयों में चल रही थी।
वह अपनी आखिरी वार, अपनी अंतिम बदले की योजना बहुत समय से बना रही थी और आज रात सब कुछ अपनी जगह पर आने वाला था। दो बच रहे नेता, शक्तिशाली और घमंडी, यह मान बैठे थे कि वे अब सुरक्षित हैं। वे अपने भारी सुरक्षा वाले महलों में छिपे हुए थे और सोचते थे कि डाकू रानी का खतरा अब खत्म हो चुका है। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी भूल कर दी थी। डाकू रानी की चालाक योजना में उन्हीं की खुशी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शामिल था। उसे पता था कि लोग बदलाव के लिए तरस रहे हैं और उन्हें यह देखना जरूरी था कि न्याय हुआ है। मेले के चरम पर डाकू रानी के एजेंट मेला स्थल में घुस गए। भीड़ में कानाफूसी फैल गई। नेताओं को सार्वजनिक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, यह दिखाने के बहाने कि वे नए स्कूलों, पानी और बिजली का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन यह सब एक जाल था। लोग उत्साहित थे। वे अपने नेताओं को उस बदलाव का जश्न मनाते देखना चाहते थे जो उन्हें वर्षों से नहीं मिला था। नेता, जो इस योजना से अनजान थे, अपने अंगरक्षकों के साथ भीड़ में आ गए और जैसे ही वे मंच की रोशनी में आए, रेगिस्तान का माहौल अचानक उथल-पुथल में बदल गया। तीरों की बौछार हुई और काले कपड़ों में ढके रहस्यमय लोग भीड़ से बाहर निकले। नेताओं ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी हार मान गए और खुद नेता चारों तरफ से घिर गए। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, डाकू रानी के तेज और युद्धकुशल एजेंटों ने हमला कर दिया। दोनों नेताओं को सबके सामने गिरा दिया गया। उनका खून रेत को लाल कर गया और वह रेगिस्तान जो कभी अत्याचार का प्रतीक था, अब उनके राज के अंत का गवाह बन गया। स्तब्ध खड़ी थी जैसे ही दो भ्रष्ट नेताओं को लोगों के हाथों सार्वजनिक रूप से सजा दी गई। लेकिन इस खामोश माहौल के बाद एक और आवाज उठी। अब एकजुट होकर जीत का जश्न मना रहे लोग एक साथ चिल्लाए, डाकू रानी कहाँ है? वे अब जान चुके थे कि उनके जीवन में जो बड़े बदलाव आए थे, खाना, स्कूल, बिजली, पानी, ये सब उसी की योजना का हिस्सा थे। उसका नाम उनके दिलों में न्याय का प्रतीक बन चुका था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उसी ने उन्हें उम्मीद दी थी। हमें डाकू रानी को देखना है, वे चिल्लाए। हवा में तनाव बढ़ता गया। रेगिस्तान में उनकी आवाजें गूंजने लगी और फिर जैसे हवा ने उसे बुलाया हो, एक आकृति सामने आई। डाकू रानी। उसका चेहरा आंशिक रूप से ढका हुआ था और उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। उसके कदमों में एक रहस्य था, एक शांत ताकत जो सबका ध्यान खींच रही थी। भीड़ शांत हो गई क्योंकि वह पल आ गया था जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लोग सांस रोके खड़े थे जब वह बोलने के लिए आगे बढ़ी। जला हुआ था, उसकी त्वचा पर आग के निशान थे। केवल उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, बिना निशान के बची थीं। वही सुंदर आंखें जिन्होंने गांवों की देखभाल की थी, जिन्होंने दुख देखा था, अब वे शांत लेकिन अडिग ताकत से चमक रही थीं। मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी, डाकू रानी ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दिल को चीरने वाली थी। मैं कभी एक लड़की थी, तुम लोगों की तरह। वह रुकी ताकि उसके शब्द लोगों के दिल में उतर सकें। सालों पहले मेरे घर को आग लगा दी गई थी। उस आग में मेरा पूरा परिवार मारा गया। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। मैं ही एकमात्र जिंदा बची। एक आदमी ने मुझे सहारा दिया जो रेगिस्तान में छुपकर रहता था। उसने मुझे लड़ना सिखाया। उसने मुझे बदले का रास्ता दिखाया। भीड़ अब भी चुप थी, उसकी कहानी सुनकर स्तब्ध। मैंने अपने पिता की मौत का बदला लिया है। मैंने राशिद बाबा की मौत का भी बदला लिया है। उसने गर्व से सिर उठाया। लेकिन यह केवल मेरी लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। जैसे ही उसके शब्द रेगिस्तान की हवा में गूंजे, लोग अब उसे साफ साफ देख पा रहे थे। सिर्फ एक डाकू या रहस्यमय शख्सियत के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत के रूप में जिसने सब कुछ खो दिया था और फिर राख से उठकर उन्हें एक नई जिंदगी का मौका देने आई थी। डाकू रानी के खुलासे को 1 साल बीत चुका था। इस समय में रेगिस्तान जीवन से भर उठा था। गांव वाले अब एकजुट हो गए थे और शहर के अधिकारियों की मदद से उन्होंने पेड़ लगाए, घर बनाए और गांवों को पानी और बिजली से जोड़ा। स्कूल खुल गए थे और पहली बार रेगिस्तान के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अब उन्हें अपनी जान का डर नहीं था। जो जमीन कभी सूनी और वीरान थी, अब जीवन और उम्मीद से भर